हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद दिलशाद आप सभी का दिलशाद टाइम्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हिंदी की वीडियो का रिस्पांस कर रहे थे और उसके बाद में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने डिमांड की कि सर संस्कृत की भी क्लासेस चाहिए। तो संस्कृत की क्लास के लिए प्रेस करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं आप लोगों के लिए संस्कृत से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि यूपी टेट, सी टेट और यहाँ तक के नेट के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो जो लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाली है। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द यहाँ पे हम देखते हैं जो कि संस्कृत से संबंधित है, वो है वर्णमाला। वर्णमाला है वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब ये परिभाषा वो चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, सब की वर्णमाला की परिभाषा यही होगी। देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। वर्ण प्रकरण पहला है वर्ण। वर्ण हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। अब इसमें देखते हैं वर्ण परिभाषा है। इंग्लिश में इसे लेटर भी कहते हैं। वर्ण्यते अभिव्यंजते व लघुत्तम ध्वनियेन सा वर्णा, अर्थात ध्वनि का व लघुत्तम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। जैसे रामः, रा हलंत, आ हलंत, मा हलंत, आ हलंत विसर्ग। इस तरीके से यहाँ पे 5 वर्ण हो जाते हैं। तो वर्णों को अलग अलग लिखना ही वर्ण वियोजन कहलाता है और एक साथ लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। आइए देखते हैं। जैसा कि जानते हैं वर्णमाला के 2 अंग होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो हम पहले स्वर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में व्यंजन का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे है स्वर। इसकी परिभाषा देखते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित हों स्वर, वर्ण या फिर अच कहलाते हैं। एक और यहाँ पे प्रश्न उठता है या फिर फ़ायदा भी है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर का दूसरा नाम अच है, जो कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से लिया गया है, जो कि अच एक सूत्र है। यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं हमारे जो स्वर हैं आ, ई, उ, री, लिरी, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब जब हम इनकी गिनती करते हैं तो यहाँ पे हमें 13 वर्ण मिलते हैं। तो एक सवाल अगर बनता है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो हमारा जवाब होगा संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है। अब स्वर के प्रकार उच्चारण काल के आधार पर, या फिर उच्चारण काल का दूसरा नाम मात्रा भी है, यानी कि कितना समय लगता है, इसके हिसाब से देखते हैं। तो स्वर के प्रकार 3 होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व जिसके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगे या फिर एक वर्ण का समय लगता है, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ली इसकी श्रेणी में आते हैं। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण काल ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना होता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आगे आते हैं प्लुत। प्लुत जो होता है वो ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है और इसमें प्लुत का संकेत जैसा कि दिया गया है, हिंदी का जो 3 होता है गिनती में वो लिख दिया जाता है। तो दीर्घ के बाद ही प्लुत लगता है, ह्रस्व के बाद नहीं लगता है। आ, ओ, ई, औ आदि, ये हमारे प्लुत है। आगे है व्यंजन। वर्ण आधी मात्रा का होता है। जैसा कि कोई व्यंजन वर्ण होता है काखा गागा, तो उसमें हलंत लगा देते हैं, या बिना हलंत के वो शुद्ध नहीं होता है, इस वजह से उसे आधी मात्रा का बोला जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्वर के प्रकार। ख़ास तौर पे जब पूछा जाता है ऐसे ही स्वर कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समान स्वर और दूसरा होता है संध स्वर। समान स्वर जो होता है वो आ, ई, उ, री, ली और री होता है। और इसके अतिरिक्त संध स्वर जो है वो 4 हैं, जिन्हें हम संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर आदि के नाम से जानते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के अन्य प्रकार देख लेते हैं। अच्छा, संध स्वर इसे बोलते क्यों हैं? क्योंकि आ और एक ई के योग से ए बना हुआ है। आ और
ए के योग से आय बनता है, आ और ओ के योग से ओ बनता है, और आ ओ के योग से आओ, आ ओ के योग से भी ओ बनता है। तो इस प्रकार से ए ओ जो होते हैं गुण की श्रेणी में आते हैं, आय ओ जो हैं वो वृद्धि की श्रेणी में आते हैं, जो कि आगे चल कर के संधि में मिलेंगे। स्वर के अन्य प्रकार देखते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है उदात्त, दूसरा होता है अनुदात्त, और तीसरा होता है स्वरित। उदात्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में तालु का ऊपरी भाग प्रयुक्त होता है, जैसे आ, ई, उ, री। उच्च भाग दिखाने के लिए इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है उदात्त स्वर यदि पहचानना हो तो उसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। दूसरा है यहाँ पे आ, ई, उ, री, जो कि अनुदात्त है। अनुदात्त में तालु का निचला भाग जो होता है, निम्न भाग प्रयोग होता है। अनु का मतलब ही होता है निम्न, तो निम्न भाग जिसमें प्रयोग होता है वो होता है अनुदात्त। इसमें जो वर्ण होते हैं जैसे आ, ई, उ, री, तो इसके नीचे अंडरलाइन का चिन्ह लगा रहेगा, या फिर अनुदात्त का। आगे है स्वरित। स्वरित जो होता है, स्वरित में मध्य भाग प्रयोग होता है। तालु का मध्य भाग जो होता है वो स्वरित में प्रयोग होता है, और इसके लिए जो चिन्ह होता है वो खड़ी पाई होती है किसी भी वर्ण के ऊपर। ई जैसे आ, ई, उ, री है तो इसके ऊपर खड़ी पाई है सीधी, तो ये स्वरित है। और अगर अंडरलाइन है तो ये अनुदात्त है, और अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो उदात्त होता है। अब देख लेते हैं हम लोग आगे व्यंजन। व्यंजन में देखते तो यहाँ पे आते हैं व्यंजन। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे इसकी हिंदी संस्कृत में। व्यंजन को इंग्लिश में वैसे आमतौर पे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, फिर भी इसे संस्कृत में हल भी बोला जाता है, क्योंकि पाणिनिक माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हल ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि का से लेकर के हा तक के सारे व्यंजन आ जाते हैं। देखते हैं। व्यजते वर्णांत और संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजन, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वयं की सहायता से, जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर के स्वर की सहायता से हो, व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन पहले, या का जितने भी व्यंजन हैं सबको एक क्रम में लिखते हैं। पहले का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना। यहाँ पे ठा के नीचे हलंत नहीं है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। ये हमारे व्यंजन होते हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बात जो होगी, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में वर्णमाला पढ़ चुके हैं तो इसमें आसानी होगी। संस्कृत में थोड़ा ये ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्गीय या फिर स्पर्शीय व्यंजन जो होते हैं, इनका पहला वर्ण जो होता है वो वर्ग को प्रदर्शित करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण जो यहाँ पे है, का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग को प्रदर्शित करते हैं, और इन्हीं को हम वर्गीय, इसी कारण इसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और जानते हैं कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण माने जाएंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा 5 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना 5 वर्ण हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा 5 वर्ण होते हैं। अब इसके बाद में यदि वर्ग कोई पूछता है कितने वर्ग होते हैं, तो का, चा, टा, ता, पा ये 5 वर्ग होते हैं। और यदि प्रश्न ये हो कि स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गों में कितने वर्ण होते हैं, तो वो 25 होते हैं। यहाँ पे अंतिम वर्ण है जो कि हर वर्ग का 5वां वर्ण है, अंगा, इया, अड़ा, नाम है। इसे नासिक बोला जाता है या फिर नासिक वर्ण। ये सवाल किया जाए कि नासिक वर्ण का नासिक वर्ण कितने होते हैं, तो वहाँ पे हमारा उत्तर होगा 5। लेकिन ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से देखते हैं तो वर्गों के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 25 हो जाती है। फिर है अंतस्थ, यारा, लावा। अंतस्थ, यारा, लावा, इनकी संख्या 4 है। फिर ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा, अब इनकी संख्या 4 है। इस तरीके से व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में प्रश्न उठता है, तो यहाँ पे उत्तर होता है 33। तो हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 होती है। और इसके पहले हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं। स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं, तो 13 और 33 मिला करके 46 हो जाते हैं। तो 4 वर्ण ऐसे कौन से हैं जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। अब इसी को हमें जानना है
तो 4 ऐसे वर्ण जो कि ना स्वर है ना व्यंजन है, उनमें है पहला अनुस्वार, जिसे हम अन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, विसर्ग अह जीवामूलीय है। इसे जीवामूलीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जीवा के मूल भाग से उच्चारित होता है। इसमें का है उपध्यमानीय, ये भी है, इसे पा बोलते हैं। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था यूपी टेट में कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह की संख्या 4 होती है। इस तरीके से 46 में जब 4 वर्ड और जोड़ दिए जाते हैं तो वो 50 हो जाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 50 हो जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अयोगवाह, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, प्रत्याहार में इनका कोई योग भी नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 50, ये ध्यान देने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट भी करें। इसके साथ साथ यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।